हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को, जो कि करंट इवेंट्स में भी हमारे संबंधित रहने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारी जो रेगुलर क्लास है सुबह 7 बजे की जो होती है, वो आप देखना मत भूलिए, जिसमें हम करंट अफेयर्स के डेली के करंट अफेयर्स को पढ़ा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, राम सेतु अंडर वाटर एक्सप्लोरेशंस प्रोजेक्ट, राम सेतु अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में सही कथन आपको चुन के बताना है कौन सा है। यह एक अध्ययन पुरातात्विक, रेडियोमेट्रिक और थर्मोनिसेंस डेटिंग पर आधारित है। इस अध्ययन का उपयोग संरचना की आयु के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं कि इसका जो अध्ययन है पुरातात्विक, रेडियोमेट्रिक और थर्मोनिसेंस डेटिंग पर आधारित होता है। और इसका जो अध्ययन है, इसका अध्ययन जो है उपयोग करा जाता है किस किस के लिए, किसी भी संरचना की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है आपको, ऑप्शन नंबर ए है केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ केवल नंबर जो कथन नंबर 2 है सिर्फ वही सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, घुमा के पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, निवेदन है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है सी। सी मतलब हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों सही हैं। कैसे? इसका अध्ययन जो है पुरातात्विक, रेडियोमेट्रिक और थर्मोनिसेंसिस डेटिंग पर आधारित होगा, जो कि भूवैज्ञानिक, टाइम स्केल और अन्य सहायक पर्यावरणीय डेटा के सहायक रूप में होने वाले हैं। इसका उपयोग जो है स्ट्रक्चर की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें कि कोरल या फिर म्यूसिस पत्थर जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। एडम ब्रिज के बारे में आपको सही कथन बताना है। ये क्या है? एडम ब्रिज के बारे में बताना है सही कथन क्या है। पहला कथन है यहाँ पे कि यह जो है वो 48 किलोमीटर लंबा पुल है। दूसरा कथन है यह पुल जो है भारत और मालदीव के बीच में सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है। अब मैं बार बार आपको ये ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इसके आंसर्स का जवाब देना है। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, निवेदन है आपसे कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आंसर्स देते चलिए अगर आपको उनके आंसर्स आते हैं तो। चलिए, इसका आंसर है ए। ए मतलब हो गया केवल एक नंबर ही सही है। कैसे? क्योंकि 48 किलोमीटर ये लंबा है। यह जो पुल जो है भारत और मालदीव के बीच में नहीं है। सैंडस्टोन तो है ही, ठीक है, मानते हैं, परंतु ये भारत और मालदीव के बीच में नहीं, क्योंकि मालदीव बहुत दूर है हमसे और भारत तो हम जहाँ रहते ही हैं, मालदीव भारत के बीच बहुत ज्यादा लंबा गैप है। अब बात करते हैं राम सेतु जो है, जिससे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने इसके पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था राम सेतु के बारे में। इसको एडम ब्रिज भी बोला जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में लगभग 48 किलोमीटर लंबा पुल है ये। चलिए ठीक है, ये काम की चीज हमको मिल गई। अब कुछ देखते हैं। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार वानर सेना ने जब वानर सेना ने राम को पार कराने के लिए लंका तक पहुंचने में मदद करने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया था। ये वही वाला पुल है। ऐसा बताया जाता है कि यह कोरल या फिर म्यूसिस पत्थर से मिलकर बना हुआ है। तो ये कोरल और म्यूसिस पत्थर जो होते हैं, ये ये वजन में थोड़े हल्के होते हैं और ये पानी में तैर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो पुल बना था लंका के लिए, वो पानी में तैरते हुए बना था। इस टाइप की जो हमारे महाकाव्य रामायण में जो बातें बताई गई हैं उसके हिसाब से ये है। तो ये जो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, साइंटिफिकली बात करता हूँ, तो ये कोरल और म्यूसिस पत्थर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये तैरता है। चलिए आगे बात करेंगे। पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया? ऑप्शन है आपके पास 2001, 2010, 2009 या फिर 2007। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब 2009 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड। पहला ग्रीन बॉन्ड निम्नलिखित में से किसने जारी किया था? चलिए, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 2009 में जारी किया गया था। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड जो है वो किसने जारी किया था। ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार केंद्र, आरबीआई या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मतलब विश्व बैंक।
2009 में विश्व बैंक के द्वारा पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। दिसंबर 2020 में निर्धारित आईसीसी के नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? ऑप्शन है 16, 15, 18 या फिर 21। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। दिसंबर 2020 में आईसीसी के नए नियम जो है वो निर्धारित किए गए। इसके अनुसार अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए एक न्यूनतम आयु नियुक्त कर दी गई है, बता दी गई है। तो वो बताना है कि वो न्यूनतम आयु क्या है। चलिए इसका आंसर है 15। खिलाड़ी की सुरक्षा को सुधार में रखते हुए सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक न्यूनतम आयु नीति की शुरू की है। इसके पहले ये नीति नहीं थी। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एक खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। हालांकि देशों के पास अभी भी उक्त आयु से कम खिलाड़ी रखने का विकल्प भी है। मतलब ये कहने का हो गया कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 वर्ष से कम की उम्र के खिलाड़ियों को नहीं खिला सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में, परंतु आप अपने देश के अंदर 15 से कम उम्र के बच्चे ही खिलाएंगे, उनको आप क्रिकेट खिला सकते हैं। अपने लोकल क्रिकेट जो होते हैं आपके कंट्री के अंदर, आपके देश के अंदर जो भी क्रिकेट आप जो टूर्नामेंट रखते हैं उसमें आप खिला सकते हैं, परंतु इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपको मिनिमम 15 साल की जो एज है वो नियुक्त कर दी गई है कि आपको 15 साल से कम की उम्र वालों को हम इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खिला सकते। हाल ही में आईसीसी द्वारा निर्धारित खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु नीति के बारे में सही कथन का आपको चुनाव करना है। ए है, देशों के पास उक्त आयु सीमा से कम खिलाड़ी रखने का कोई विकल्प नहीं है। किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने के लिए इस घोषणा से पहले कोई आयु सीमा नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनाया गया है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए क्या बोल रहा है। हाल ही में आईसीसी द्वारा निर्धारित खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु नीति के बारे में सही कथन का आपको चुनाव करना है। पहला क्या बता रहा है, देश के पास उक्त आयु से कम खिलाड़ी रखने का कोई विकल्प नहीं है। तो भाई इसके पहले अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि भाई आप अपने देश के अंदर उससे जो निर्धारित आयु रखी गई है उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को आप रख सकते हैं, ये विकल्प वहां पे दिया गया है। तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया हमारा पहला वाला ऑप्शन। सेकंड वाला देखते हैं, किसी क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने के लिए इस घोषणा से पहले कोई भी आयु सीमा नियुक्त या आयु सीमा नहीं थी। हाँ ये सही है हमारा, ये सही है। अब बचा क्या, 14 वर्ष, ये तो गलत है हमारा, बाकी डी तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। चलिए तो देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए एक खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल की होनी चाहिए। हालांकि देशों के पास अभी भी उक्त आयु से कम खिलाड़ी रखने का विकल्प भी मौजूद है। असाधारण परिस्थितियों के मामले में एक सदस्य बोर्ड अपने संबंधित देश के लिए खेलने के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी को अनुमति देने के लिए आईसीसी में आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे एक बाउंडेशन भी लगा दिया है कि भाई आप अपने देश के अंदर भी रख सकते हो, परंतु उसके लिए हमको बताना पड़ेगा, एक आवेदन दीजिए कि कुछ परिस्थितियां हैं या कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसकी वजह से हम इस व्यक्ति को, इस खिलाड़ी को हम 15 साल से जिसकी उम्र कम है उसको हम खेलने के लिए रखना चाहते हैं। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने के लिए इसके पहले कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यही हमारा मेन यहाँ पे आंसर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, साइबर सुरक्षा और साइबर उपयोग के बारे में सही कथन का आपको चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर वन है, सॉरी कथन नंबर वन है, 2019 में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार के रूप में स्थान दिया गया था। कथन नंबर दो, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता लगभग 700 मिलियन है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक, दो या फिर कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर है बी, मतलब केवल 2 नंबर का सही है। मतलब 2019 में हमको दूसरे नंबर का स्थान नहीं मिला था। क्लियर है। चलिए, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 700 मिलियन है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की वृद्धि का अनुमान भी बताया गया है यहाँ पर। 2019 में भारत को चीन के बाद दुनिया में सबसे दूसरे ऑनलाइन बाजार के रूप में स्थान दिया गया था। ऑनलाइन बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में वृद्धि समिति द्वारा नोट की गई है। तो यहाँ पे जो पहला वाला कथन था इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह पे कौन है, चाइना है भैया, चाइना।
चीन जो है 1 नंबर पे है, उसके बाद फिर हम भारत में दूसरे नंबर पे। आईसीसी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में किसके पास है? ऑप्शन है आपके पास हसन राजा, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम या फिर विराट कोहली। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का रिकॉर्ड जो है वो किस खिलाड़ी के पास में है आईसीसी में? चलिए इसका आंसर है ए, मतलब हसन राजा। हसन राजा, पाकिस्तान के हसन राजा के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड है। अपना पहला मैच खेलते वक्त उनकी उम्र जो थी वो 14 वर्ष थी, लेकिन 15 वर्ष से कम भी मानी गई है। तो इसीलिए यहाँ पे इसीलिए अब ये नया नियम लाया गया है कि भाई अब जो है 15 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी रहेंगे वो आईसीसी में नहीं रहने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। इस साल के केंद्रीय बजट के इतिहास में निम्नलिखित में से क्या पहली बार हुआ है? पहली बार ऐसी कौन सी घटना हुई है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, ऐसा पहली बार हुआ है जब बजट को एक महिला मंत्री ने लगातार 2 बार पढ़ा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट जो है वो पेपरलेस हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि निचले सदन में बजट की घोषणा की जाएगी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बताइए कि इस साल केंद्रीय बजट के इतिहास में निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी घटना है जो पहली बार हो रही है? चलिए इसका आंसर है बी, मतलब ये जो बजट जो है पहली बार पेपरलेस हुआ है। जैसा कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया है। केंद्र सरकार ने iOS और एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए एक समर्पित केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू आप सारे बजट के डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। डिजिटल यहाँ पे कर दिया गया है, पेपरलेस पूरी तरह से यहाँ पे करने का यहाँ पे किया गया है। ये बहुत अच्छा ही सराहनीय कदम है। यहाँ पे पेपर की बचत तो होगी कोरोना वायरस की वजह से देखते हुए यहाँ पे कांटेक्ट ना हो, कम से कम ना हो, क्योंकि कांटेक्ट तो ऑब्वियसली होगा ही, संसद में जाएंगे ही तो यहाँ पे कम से कम कांटेक्ट हो, इसको देखते हुए यहाँ पे पेपरलेस करने की यहाँ पे सुझाव रखा गया था, जो कि यहाँ पे सही तरीके से संचालित हुआ और एक केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसमें सारा हम बजट का डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ये पहली बार हुआ है कि बजट दस्तावेज स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कागज रहित या पेपरलेस हुआ है। ये एक अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व बात है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिकल सर्वे का मुख्य विषय क्या था? नवाचार और बुनियादी ढांचा, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, महामारी, आर्थिक सुधार, नीति में सुधार या फिर कोविड-19 योद्धा। इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य विषय क्या है? चलिए इसका आंसर है डी, मतलब कोविड-19 योद्धा, कोविड-19 वॉरियर्स। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 उन सभी कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित किया गया जिन्होंने भारत को आगे बढ़ने में मदद की है और कोरोना वायरस से जो पीड़ित मरीज थे उनकी सेवा की है और कोरोना वायरस से फाइट करने में उन्होंने अपनी जी जान लगाते हुए मेहनत की और हमने आखिरकार कोरोना को कंट्रोल में कर ही लिया है। तो इसके लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको देखते हुए आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य विषय रखा गया और उनको समर्पित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के कवर में इन कोविड-19 योद्धाओं को दिखाया गया जिसमें नर्स, डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल हैं जिन्होंने रिकॉर्ड समय में टीका विकसित करने में मदद भी की और स्वच्छता कार्यकर्ता जो भारत को बनाए रखने के लिए एक विपत्ति के समय में भी साथ में काम आए हैं। दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के स्टैटिक जीके और करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को, जो कि डेली हमारे आते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारी जो रेगुलर क्लास है जिसमें हम करंट अफेयर्स के डेली के करंट अफेयर्स के क्विज को करा करते हैं, जो कि होती है सुबह 7 बजे। तो दोस्तों उसको देखना ना भूलिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।